लेके आ रहे हैं आपके सामने गणित, जो कि आर्मी, रेलवे और एसएससी, जीडी और अन्य भर्तियों में भी बहुत हमारे लिए उपयोगी है। गणित में पहला ही चैप्टर अपन करेंगे संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और संख्या पद्धति से अपन बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल जीरो लेवल से लिए जाते हैं, सरल से सरल क्वेश्चन भी लेंगे और टफ से टफ क्वेश्चन भी लेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संख्या होती क्या है। संख्या क्या होती है? तो देखिए संख्या क्या होती है। संख्या यानी कि नंबर विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख या 10 लाख के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पद दिखाई दे रहा है 345। यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे है 5, दहाई के स्थान पे है 4 और सैकड़ा के स्थान पे है 3। तो इस प्रकार से इन तीनों अंकों से मिलकर क्या बन गई है? एक संख्या बन गई है। संख्या क्या बनी है? 345। यानी कि संख्या क्या होती है कि विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा और के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। अब संख्या में ये देखो जातीय मान क्या होता है? जातीय मान या शुद्ध मान क्या होता है? तो किसी संख्या में उस अंक का अपना शुद्ध मान, किसी भी संख्या में उस अंक का अपना शुद्ध मान ही क्या कहलाता है? उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे इस संख्या 345 में 3 का जातीय मान, कितना है? 3 है। या यदि अपन को पूछ लिया जाए कि भाई 3 का शुद्ध मान क्या है, तो 3 का शुद्ध मान क्या है? 3। इसी प्रकार से 4 का जातीय मान 4 होगा। 4 का जातीय मान 4 होगा। यदि किसी भी अंक का जातीय मान पूछ लिया जाए तो उसका अपना शुद्ध मान ही क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। यानी कोई भी अंक जिस स्थान पर होता है, वो इकाई के स्थान पे या दहाई के स्थान पे या सैकड़ा के स्थान पे या हजार के स्थान पे, तो वो उसका स्थान, जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? उसका स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कैसे? जैसे मान लो कि एक संख्या दी हुई है आपके पास 474। अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि यहाँ 4 का स्थानीय मान क्या है, या 7 का स्थानीय मान क्या है, या फिर इस 4 का स्थानीय मान क्या है? तो जैसे 474 की जगह मैं लिखता हूँ 476। अब आपसे पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 का स्थानीय मान, तो देखो 6 कहाँ पर है? 6 इकाई पे। 6 कौन से स्थान पे? इकाई के स्थान पे। इसलिए 6 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? 6 ही होगा। यदि इसमें पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान या 7 की प्लेस वैल्यू, 7 का स्थानीय मान, तो देखो 7 कौन सी जगह पे? इकाई, दहाई। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 इंटू दहाई का मतलब 10। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा? 70। यदि पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान बराबर 4 इंटू, अब देखो 4 कौन से स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा के स्थान पे, तो अपन यहाँ लिखेंगे 100। तो 4 क्या? तो 4 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा? 400। इसी प्रकार से जैसे ये संख्या दी गई, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, हम उस संख्या में हर अंक का क्या निकाल सकते हैं? उस हर अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक संख्या दे दी
1,45,467। अब इसमें आपको पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान, तो देखिए 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान होगा बच्चों, जैसे देखो 3 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं तो 3 लिखेंगे, फिर देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3 कौन से स्थान पर है, 1 लाख के स्थान पर है। तो 3 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 लाख। तो इस प्रकार से यदि किसी भी अंक का किसी भी संख्या में हमें स्थानीय मान पूछे तो हम उसको उसके स्थान पर रखे, इकाई पे रखना, दाई पे रखना, सैकड़ा पे रखना, तो इस प्रकार से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो 3 का स्थानीय मान, अब देखो 3 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 3 के पीछे 5 अंक है, तो यहाँ पे 3 लिख के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 3 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या आ जाएगा, 3 लाख। 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 3 लाख। तो ये तो हुई जातीय मान, स्थानीय मान और संख्या की बात, की संख्या क्या होती है, जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। तो संख्या वो होती है यदि विभिन्न अंकों को इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। और जातीय मान क्या होता है, किसी संख्या में उस अंक का जो शुद्ध मान होता है वही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे 3 का जातीय मान 3 है, 4 का जातीय मान 4 है, 5 का जातीय मान क्या है, 5 है। या पूछ लिया जाए कि 3 का शुद्ध मान क्या है, तो 3, 4 का शुद्ध मान क्या है, तो 4, 5 का शुद्ध मान क्या है, तो 5। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी दे दी जाए, आप हर संख्या का उस अंक को देखकर उसका जातीय मान बता सकते हो। यदि आपको पूछ लिया जाए स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो किसी भी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह सैकड़ा पे है या दाई पे है या इकाई पे या हजार पे या लाख पे या 10 लाख पे, जिस स्थान पर होता है वही उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। अब अपन संख्या में पढ़ेंगे कि संख्याएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है, संख्याओं के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में एक संख्याओं का चार्ट बनाएंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो देखो संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं में देखो यदि देखे जाए तो संख्याएं 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की संख्याएं देखो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, और एक होती है काल्पनिक। एक कौन सी होती है, काल्पनिक, यानी कि जिनकी क्या की जाती है, मात्र कल्पना की जाती है। पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक का मतलब माइनस, पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं, पूर्णांक शून्य भी होता है और पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, यानी कि पूर्णांक प्लस में भी होते हैं। यानी कि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होता है। और जीरो क्या होता है, जीरो उदासीन रहता है। जीरो क्या रहता है, उदासीन रहता है, न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक रहता है। पूर्णांक, अब देखो जीरो धनात्मक संख्याओं को अपन प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या। धनात्मक संख्या को हम क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कह सकते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो फिर यह कहलाती है पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। यानी कि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या कहां से होती है, 1 से स्टार्ट होती है और संख्या क्या होती है, अनंत होती है। जबकि जो पूर्ण संख्याएं होती है वो कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है।
यानी कि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है, 0 है। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 यानी कि शून्य। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1। अब सबसे बड़ी पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि संख्याएं क्या है, अनंत है, यानी कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है। अब देखो प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याओं में देखो, प्राकृत संख्याओं में होती है प्राकृत संख्याओं में देखो अभाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं भी आ जाती है, इसके अलावा सम संख्या भी आ जाती है, विषम संख्या भी आ जाती है, सम संख्या, विषम संख्या, और इसके अलावा एक होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती है, अभाज्य संख्याएं आ जाती है, भाज्य संख्याएं आ जाती है, सम संख्या आ जाती है, विषम संख्या आ जाती है और सह अभाज्य संख्याएं आ जाती है। तो इस प्रकार से संख्याओं को जो है हम विभिन्न प्रकारों से बांट सकते हैं, यानी कि संख्याओं को पहले किस में बांटेंगे, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती है, अपरिमेय संख्या आ जाती है, परिमेय संख्या आ जाती है। परिमेय संख्या में क्या क्या आ जाते हैं, पूर्णांक आ जाते हैं और भिन्न आ जाती है। इसके अलावा पूर्णांक में क्या क्या होता है, पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं और शून्य भी पूर्णांक कहलाता है। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको प्राकृत संख्या कहा जाता है। धनात्मक पूर्णांकों को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। इसके अलावा यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और संख्याओं का कोई अंत नहीं है, संख्याएं क्या है, अनंत है। फिर वापस प्राकृत संख्याओं को बांटेंगे, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और सहअभाज्य संख्या। अब अपन क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को किस में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी क्या परिभाषाएं होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, भिन्न क्या होती है, या फिर अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। प्रत्येक संख्या के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले प्रत्येक संख्या की क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं कैसी होती है, वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती है और अपरिमेय होती है, जबकि जो काल्पनिक संख्याएं होती है वह न तो परिमेय होती है और न ही अपरिमेय होती है। तो वास्तविक संख्या में देखेंगे अपन पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिससे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप का मतलब p ऊपर वाला क्या है, अंश, और q क्या है, हर।
यानी कि ऐसी संख्या जिसे अपन अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसके रूप में लिख सकते हैं, अंश या हर के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखें तो जैसे मान लो कि एक संख्या है 3। अब इस संख्या 3 को अपन p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको p बटा q के रूप में देखो कैसे लिखेंगे। जैसे 3 को अपन लिख सकते हैं 6 बटा 2, 3 को अपन लिख सकते हैं 9 बटा 3, इसी प्रकार से 3 को अपन लिख सकते हैं 12 बटा 4। इसका मतलब 3 जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या जिसे किसके रूप में लिखा जा सकता है? p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से अपन देखो किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या हो। जैसे देखो 4, तो 4 को अपन लिख सकते हैं 8 बटा 2, 12 बटा 3, 16 बटा 4। या फिर देखो जैसे 0 है तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। जैसे 0 को अपन लिख सकते हैं 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3। या जो ऋणात्मक संख्याएं होती है उनको भी अपन किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिसे किसके रूप में लिखा जा सकता है? p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q का मान यानी कि जो हर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। दूसरी अपन देखेंगे अपरिमेय संख्या। अब जैसे यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है आपको कभी कभी कि भाई निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? अब जैसे आपको यहाँ पे संख्या दे दी गई, जैसे a पे दे दिया √2, b पे दे दिया √11, c पे दे दिया √4, d पे दे दिया √3। और यदि हमें यहाँ पे पूछ लिया जाए कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो देखो परिमेय संख्या देखो √2, 2 का जब रूट निकालेंगे तो ये अनंत तक जाता जाएगा, जहां तक अपन निकालेंगे निकलता जाएगा। इस प्रकार से 11 का भी रूट नहीं निकलेगा, 13 का भी रूट नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो 4 है, किसका वर्ग आता है? 2 का वर्ग। तो √4 को यदि अपन वर्गमूल से बाहर निकाले तो 2 इंटू 2, यानी कि ये वर्गमूल से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। यानी कि 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। और 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। 2 को अपन किस में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सी हुई? √4, क्योंकि 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। यदि अपन 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। और 2 को अपन जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसको आराम से अपन किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे √2, अब √2 को यदि अपन इसका √2 एक तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसी प्रकार से √11 भी वर्ग संख्या नहीं है, 3 भी वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि केवल 4 जो है वो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं, दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
ऐसी संख्या जिससे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिसे किसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लो कि √2, तो √2 को अपन P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपन 2 का यदि वर्गमूल निकालेंगे, 2 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो देखो भाग्य से यदि 2 का वर्गमूल निकाला जाए तो देखो 1 1 यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 घटाएंगे तो देखो 2 में से 1 है 1, यहाँ देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, फिर यहाँ पे अगला जोड़ा लगाएंगे 2 0 करेंगे, यहाँ पे भी 2 0 कर देंगे, फिर देखो यहाँ पे जैसे 4 रख दिया तो 24 4 बार +4 कर देंगे, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो देखो 24 चौके आ जाएंगे 96, फिर देखो 100 में से 96 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, फिर 2 0 घटाएंगे, फिर देखो 24 और 4, यानी कि यहाँ इस पॉइंट के बाद में आगे संख्याएं आती जाएगी, अनंत तक संख्याएं आएगी, तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या नहीं कह सकते? परिमेय संख्याएं नहीं कह सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि अगर इसको अपन निकालते जाएंगे आगे तो क्या आता जाएगा 1.414 आगे तक संख्याएं आती जाएगी, यानी कि इसका अंत नहीं होगा। तो ऐसी संख्या यानी कि ये जो संख्या है वो क्या है? इसमें किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? जो √2 है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे जैसे पाई का मान भी क्या होता है 3.14, फिर उसके बाद में अनंत तक जाती है, तो पाई की परिमेय संख्या नहीं है, ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से जैसे 3√5 है, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, उससे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या के बाद में अपन पढ़ेंगे अब देखो परिमेय संख्याओं में क्या क्या होते हैं। तो परिमेय संख्याओं में तो पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक भी हो, ऋणात्मक यानी कि -0 भी हो और धनात्मक यानी कि प्लस में भी हो, वो क्या कहलाते? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक संख्या रेखा है, 0, उधर सारी प्लस की संख्या आएगी, इधर सारी माइनस की संख्या आएगी। 0, -1, -2, -3, -4, जितनी भी होंगे पूर्णांक सारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते? पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखो 0 कैसा होता है? 0 या 0 क्या होता है? उदासीन। 0 क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न तो ऋणात्मक होता है और न ही
धनात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। यानी कि जीरो क्या होता है, उदासीन होता है। जीरो न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। एक का ऋणात्मक मान -1 होता है, दो का ऋणात्मक मान -2 होता है, तीन का ऋणात्मक -3। लेकिन जीरो जो क्या होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ये न तो ऋणात्मक होता है और न ही क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है। जिससे किसकी क्रिया की जाती है, गिनती या गिनने की क्रिया की जाती है। गिनती की क्रिया की जाती है, वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 और अनंत होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, अनंत होती है। फिर देखो प्राकृत संख्या के बाद में अपन देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो देखो पूर्ण संख्याएं जो होती है वो कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। जबकि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। यानी कि प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर लिया जाए, 0 को शामिल कर लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर लिया जाए, 0 को शामिल कर लिया जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि 0 1 2 3 4 5। तो जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। यानी कि पूर्ण संख्याओं में किसको शामिल कर लिया जाता है, 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। आगे देखिए, अब देखो प्राकृत संख्या को अपन क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या भी किस कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 से, और पूर्ण संख्याओं में भी क्या आ जाती है, 1 2 3 4 5 आ जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या को अपन प्राकृत संख्या कहे, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। यानी कि प्राकृत संख्या को हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो देखो पहली है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिन संख्याओं के केवल और केवल, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं के केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड,
दो गुणनखंड का मतलब एक तो स्वयं संख्या, दो गुणनखंड कौन कौन से, एक तो स्वयं संख्या और दूसरा गुणनखंड होता है एक। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद स्वयं संख्या होती है और एक कौन सा होता है, एक। या ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए, ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, एक तो स्वयं संख्या और एक एक। दूसरी यदि अपन कहें तो ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही पूरा पूरा भाग जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। देखो कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। देखो एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। यानी कि एक क्या, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसका मतलब जो अभाज्य संख्या है वो कहां से शुरू होती है, दो से। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, दो है। अब दो में देखो, दो में या तो केवल दो का भाग जाएगा या केवल इसके केवल दो गुणनखंड होंगे, कौन कौन से, एक तो दो और एक एक। यानी कि दो में या तो दो का भाग पूरा पूरा चला जाएगा या एक का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से तीन, तो तीन के भी केवल दो ही गुणनखंड है, तीन और एक। इसमें भी तीन के अलावा एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो तीन भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब जैसे अपन देखें 13, तो 13 के भी केवल दो ही गुणनखंड बन रहे, एक तो 13 और एक एक। यानी कि 13 में एक तो 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा और एक एक का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि जिन संख्याओं के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखो 1 से 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती है। एक से 100 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या, 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी है। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। इसका मतलब पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। फिर 2 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। फिर 3 के बाद में 5। फिर 5 के बाद में 7। फिर 7 के बाद में देखो 11। फिर 11 के बाद में 13। फिर 13 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 45, 47, 53। फिर 53 के बाद में देखो 59, 61। फिर देखो 61 के बाद में 67, 67।
फिर 67 के बाद में 71, 71 के बाद में 73, फिर 73 के बाद में 79, फिर 79 के बाद में 83, फिर 83 के बाद में 83 के बाद में देखो कौन सी आएगी, 89, 89 के बाद में देखो 97 के बाद में, फिर देखो अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, यानी 93 अभाज्य संख्या नहीं है। 93 क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, 93 भाज्य संख्या है, क्योंकि 93 में किसका भाग चला जाता है, 31 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसलिए अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि अभाज्य संख्या 1 से 100 तक लेकर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, यानी कि 1 से 100 तक लेकर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वीडियो काट दो, तो अभाज्य संख्या में अपन क्या देख रहे हैं, अब देखो 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले देखो, कहीं कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं है। तो देखो 1 से 25 के मध्य अभाज्य संख्या है, तो 1 से 25 के मध्य अभाज्य संख्याएं हैं 9। 1 से लेकर 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 9। देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 अभाज्य संख्याएं है। 1 से 50 के मध्य, 1 से 50 के मध्य से 50 के मध्य अभाज्य संख्याएं हैं 15। 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्याएं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। आगे फिर 53 आ जाएगा, 53 50 से ऊपर है। तो 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं, 15 अभाज्य संख्याएं है। 1 से 75 के मध्य, 1 से 75 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 75 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या है 21। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी कि 1 से 75 के मध्य कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 21। 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 25। 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 25। अब यहाँ पे देखो दो ऐसी अभाज्य संख्या,
जो सम भी है, दो कैसी अभाज्य संख्या है, सम भी है, यानी कि दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो कैसी है, जो सम संख्या भी है। और इसके अलावा दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। मैंने आपको बता दिया था, एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो होती है। और दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि इस प्रकार की सम संख्या भी है। बाकी देखो कोई सी भी संख्या में सम संख्या नहीं है, सब ऐसी संख्या इस प्रकार की विषम संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, यानी कि सारी की सारी संख्याएं वो कैसी है, विषम संख्याएं हैं। यानी कि दो ही एकमात्र ऐसी संख्या जो किस प्रकार की है, सम संख्या भी है। आज के वीडियो में केवल इतना ही देखेंगे, आगे की संख्या अपन करेंगे अगले भाग में। तब तक नमस्कार।